नमस्कार दोस्तों। कल एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे थे जो कमेंट कर रहे थे कि सर आप वीडियो लंबी बनाने लगे हैं। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा, तुम्हारी यही लापरवाही, तुम्हारी यही सोच एक दिन तुम्हारी असफलता का कारण बनेगी। क्योंकि अभी तो वो एज है जब पढ़ाई के प्रति एक जुनून होना चाहिए, एक शिद्दत होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा आपको पढ़ने को मिल जाए उतना आपको लगना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको पढ़ाई करना अच्छा नहीं लग रहा तब तो आपको ये बोझ लग रहा होगा, और बोझ लेकर ज़्यादा दिनों तक आगे चला नहीं जा सकता। और अगर अंदर से तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करता है तो आपको डेवलप करना पड़ेगा जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती है। एक बार जॉब लगने के बाद में कभी मत पढ़ना लाइफ में, लेकिन जॉब लगने तक आपको एक शिद्दत बनानी पड़ेगी अपने मन में। और ये वही बच्चे हैं जो इस वीडियो को आधा देखने के बाद में अमित बदाना, बीवी की वाइन्स और फालतू के चैनल देखकर टाइम वेस्ट करते हैं। 20 मिनट की वीडियो आपको भारी लगती है और 1 घंटे 2 घंटे आप यूट्यूब पर फालतू की वीडियोस देखते रहते हो। इस आदत को आपको सुधारना है। और हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट आया है और उन उन बच्चों का आपने इंटरव्यू भी देखा होगा। आपने देखा होगा उनके पेरेंट्स को कितनी खुशी हो रही होगी कि उनके बच्चों ने आईएएस बनकर रिजल्ट निकाला। आप नहीं चाहते हो कि आपके पेरेंट्स भी उसी तरीके से खुश हो। तो मैं आप लोगों को लास्ट बार बोल रहा हूँ, फालतू के वीडियोस यूट्यूब पर देखना बिल्कुल बंद कर दो। 1 मिनट भी फनी वीडियोस मत देखो। हर समय केवल और केवल आपको स्टडी के वीडियो ही देखने चाहिए। और एक एक चीज़ आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, क्या मैं वीडियो लंबी बनाऊं या ना बनाऊं। मेरे लिए भी बहुत आसान हो जाएगा अगर मैं छोटे वीडियोस बनाऊंगा। मैं सोचता हूं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कंटेंट दे सकूं, सो दैट आप लोग एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी क्रैक कर सकें। तो ये चीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। बाकी दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं बड़े दिल से प्यार करता हूं, इसी वजह से आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आता हूं। शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। देखो, आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि आरबीआई की नई करेंसी चेस्ट स्थापित करने की दिशा निर्देशों के अनुसार कितने वर्ग फुट का क्षेत्रफल शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जो आरबीआई की तरफ से करेंसी चेस्ट बनाई जाती है उसके लिए नया रूल ला दिया गया है, जिसके अनुसार कम से कम 1500 वर्ग फुट की जमीन आपके पास में होनी चाहिए करेंसी चेस्ट ओपन करने के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि सर, आंसर तो हम समझ गए, लेकिन सर एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है यहाँ पर कि ये करेंसी चेस्ट का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर करेंसी चेस्ट का मतलब समझो। देखो, करेंसी चेस्ट क्या होती है, आपको यहाँ पर एक सबसे पहले एक फोटो देख लो, ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे कि आरबीआई की तरफ से नोट छपकर जो आते हैं वो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे। तो होता क्या है, जब इंडिया में किसी भी जगह पर नोट छापे जाते हैं, नोट छपने के बाद में आरबीआई से अप्रूवल होने के बाद में वो जो नोट हैं अलग अलग बैंकों में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए उस शहर के करेंसी चेस्ट में रखे जाते हैं, ठीक है। तो कह सकते हो एक तरीके से ये स्टोर रूम होता है करेंसी को रखने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से जो हर बैंकों के पास में सीआरआर का पैसा होता है, जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, तो हर बैंक कुछ कैश जो होता है आरबीआई के पास में रखता है, जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। वो जो कैश रिजर्व रेशियो का पैसा होता है वो भी उसी करेंसी चेस्ट में रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बतानी है कि इस समय जो सीआरआर का परसेंटेज है वो कितना प्रतिशत है, ये आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अभी जो नया नियम लगाया गया है जिसमें कि वो जो करेंसी चेस्ट है, यानी कि एक लॉकर आप समझ सकते हैं, उसका जो क्षेत्रफल बताया है 1500 वर्ग मीटर होना चाहिए। उस 1500 वर्ग मीटर में 6.6 लाख बैंक नोटों की क्षमता होगी, जितने की नोट वहाँ पर रखे जा सकते हैं। आप एक करेंसी चेस्ट का यहाँ पर फोटो देख रहे हैं जहाँ पर ये देखिए नोट आए हैं और उस करेंसी चेस्ट में रखे जाएंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ निकल कर आती है, एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कि भारत में कहाँ कहाँ पर नोट छापे जाते हैं। तो नोट छापे जाने की 4 फैक्ट्रीज हैं पूरे इंडिया में। सबसे पहली तो मध्य प्रदेश के देवास में, उसके बाद में नासिक में, तीसरी है सालबोनी में और चौथी है मैसूर में। इन 4 जगह पर नोट छापे जाते हैं, उसके बाद में आरबीआई से अप्रूव होते हैं और फिर अलग अलग शहर को भेज दिए जाते हैं उनकी करेंसी चेस्ट में रखने के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आरबीआई का क्वेश्चन है, तो आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास से पहले कौन गवर्नर थे, ये आप लोग कमेंट करके बता देना। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में। तो एक बार फैक्ट्रीज जो हैं उनके नाम एक बार फिर से देख लेना कि कहाँ कहाँ पर है। देवास में, नासिक में, सालबोनी में और मैसूर में। अब आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में सिक्के की टकसाल कहाँ कहाँ पर है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना। इसके अलावा आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर खुशखबरी है कि हमारा नवरात्रि सेल चल रहा है, जिसमें पिछले 3 महीने का करंट अफेयर्स आपको 70% डिस्काउंट पर दिया जा रहा है। ऐसा पहली बार किया जा रहा है।
तो यहाँ पर ये जो 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च का जो करंट अफेयर्स है वो आपको सिंगल एक पीडीएफ में दिया जाएगा, वो भी 70% डिस्काउंट पर, यानी कि आपको मात्र 100 रुपये देकर आप 3 महीने का करंट अफेयर्स ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से इसका फायदा उठाइए, नवरात्रि के बाद इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री जो है, उसके अनुसार उच्च संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग अभी जारी करी गई है, जिसके अनुसार सर्वोच्च रैंकिंग कौन से इंस्टीट्यूट को मिला है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आईआईटी मद्रास को सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट के रूप में माना गया है। तो यहाँ पर एक बार आईआईटी मद्रास की फोटो देख लेते हैं। साथ ही साथ में देखो यहाँ पर आपको ये भी बता देता हूँ कि नंबर 1 पर है आईआईटी मद्रास, नंबर 2 मिला है आईआईएससी बेंगलोर को, और नंबर 3 मिला है आईआईटी दिल्ली को। ठीक है, तो लेटेस्ट ये रैंकिंग है, आपको पता होनी चाहिए। अब देख लेते हैं हाल ही में कुछ इम्पॉर्टेंट रैंकिंग का रिवीजन भी कर लेते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में एक सर्वे आया था जिसमें यह बताया गया था कि पूरे इंडिया में सबसे अच्छे 4G सिग्नल किस शहर में आते हैं। तो ये जो सबसे अच्छी 4G सिग्नल है ये आपको दिल्ली में नहीं मिलते हैं, ये आपको मिलते हैं धनबाद में। ठीक है, कहाँ पर मिलते हैं? धनबाद में यहाँ पर सबसे अच्छे सिग्नल मिलते हैं। उसके अलावा एक रिपोर्ट अभी आई थी स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स की, उसमें जो सबसे अच्छा एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है वो मिला है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट को। और भारत के जो आईजीआई एयरपोर्ट है वो 59th स्थान पर था। तो भारत वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत का जो एयरपोर्ट है आईजीआई इंदिरा गांधी, उसको कौन से स्थान पर रखा गया था? तो 59th पोजीशन पर उसको रखा गया था। इसके अलावा देखो आईजीआई हवाई अड्डा विश्व का 12वां सबसे ज़्यादा व्यस्त हवाई अड्डा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व के सबसे ज़्यादा बिजी हवाई अड्डों में भारत का जो आईजीआई एयरपोर्ट है वो कौन से स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा 12वें नंबर पर है। उसके बाद में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अभी जारी करी गई थी, उसमें भारत कौन से स्थान पर था? उसमें भारत 140वें स्थान पर था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 140वें नंबर पर था। और ये क्वेश्चन मैं अभी से चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, जो भी आप एग्जाम दोगे उसमें जरूर आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है। तो यहाँ पर ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो दिया गया है टाटा स्टील को। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक चीज आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रही होगी कि ये स्लैग का मतलब क्या होता है। ठीक है, वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप इसका फोटो देख लो कि टाटा स्टील को ग्लोबल स्लैग ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो सम्मेलन है इसको जर्मनी में ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पर? जर्मनी में ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पर टाटा स्टील को ये अवार्ड दिया गया है। अब यहाँ पर देखो स्लैग का मतलब क्या होता है। स्लैग होता है जैसे जब हम लोग आयरन बनाते हैं तो ओर से अयस्क जो होते हैं, आयरन बनाने के प्रोसेस में बहुत सारा मटेरियल जो होता है वो वेस्टेज चला जाता है। तो वो जो वेस्टेज वाला मटेरियल होता है उसको प्रॉपर तरीके से प्रोसेस जो ज़्यादा अच्छे से कर लेगा उसी को ये अवार्ड दिया जाता है। तो उस मामले में टाटा स्टील जो था वो नंबर 1 पर था स्लैग को अच्छे तरीके से यूज़ करने में। इस वजह से यहाँ पर इसको ये अवार्ड दिया गया है। इस समय टाटा स्टील के जो चेयरमैन है उनका नाम है श्री रतन नवल टाटा। ठीक है, तो ये अवार्ड किसको दिया गया है एक बार फिर से देख लेंगे। ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड टाटा स्टील को दिया गया है। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पुरस्कारों का रिवीजन करेंगे। जैसे व्यास सम्मान 2018 किसको दिया गया है? लीलाधर जगूड़ी जी को दिया गया है। प्रितजकर पुरस्कार 2019 किसको दिया गया है? ये दिया गया है अराता इसोजाकी। अच्छा, कितने लोगों को ये चीज़ याद है? मैंने आपको बताया था, दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालना कि ये जो प्रितजकर पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है? योहोई सासाकावा को दिया गया है वर्ष 2018 के लिए। वर्ष 2017 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, ये चीज़ भी आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। अगला प्रश्न है भारत की पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नामित किया गया है। तो यहाँ पर भारत की जो पुरुष हॉकी टीम है उसके मुख्य कोच हैं वो बनाए गए हैं ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले ग्राहम रीड। कौन बनाए गए हैं? ग्राहम रीड को भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में अपॉइंट किया गया है। जिनका फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिनको मुख्य कोच बनाया गया है, इनका नाम है ग्राहम रीड, जो कि भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं। यहाँ पर हमने ऑप्शन में 2-3 नाम और लिखे हैं, जैसे डब्ल्यू सी रमन और स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन।
ये कौन है और हरेंद्र सिंह कौन है, इनके बारे में भी जानेंगे। देखो ग्राहम रीड जो है वो इस समय के भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच हैं। इससे पहले कोच कौन था, इससे पहले थे हरेंद्र सिंह, जिनको हाल ही में बर्खास्त कर दिया गया था क्योंकि भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो थी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी, जिस वजह से हरेंद्र सिंह को 2018 में उनके पद से हटा दिया गया था। इसके अलावा हमने एक नाम यूज़ किया है डब्ल्यू सी रमन, वो कौन है, वो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं। और स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन कौन है, ये भारतीय फुटबॉल के मुख्य कोच थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन, एनटीपीसी ने किस बैंक के साथ में 2000 करोड़ रुपए के टर्म लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एनटीपीसी ने 2000 करोड़ रुपए का जो टर्म लोन है वो समझौता किया है कैनरा बैंक के साथ में। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है कि ये टर्म लोन क्या होता है, तो देखो लोन जो होता है वो, सबसे पहले यहाँ पर फोटो देख लो, एनटीपीसी ने कैनरा बैंक के साथ में 2000 करोड़ रुपए का टर्म लोन सैंक्शन किया है। अब ये टर्म लोन क्या होता है, तो ये समझो लोन जो होते हैं वो बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन कौन होते हैं, जिनका पैसा जो है 1 साल से कम समय में लौटाना होता है। मीडियम टर्म लोन कौन से होते हैं, जिनका जो पैसा है 1 साल से 3 साल या 5 साल के बीच में लौटाना होता है। और लॉन्ग टर्म लोन कौन से होते हैं, जिनको 5 साल से ज़्यादा में पैसा लौटाना होता है। तो यहाँ पर जो लोन है वो लॉन्ग टर्म की बात यहाँ पर की गई है। आगे चलते हैं, हाल ही में किसने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी को एक विदेशी आतंकवाद संगठन नामित किया है। तो यहाँ पर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत विशेष रूप से देखकर जाना, ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे मान लो भारत का एक दल है जैसे बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को अगर अमेरिका कह दे कि ये आतंकवादी संगठन है तो आपको कैसा लगेगा। बिल्कुल वही कंडीशन इस समय ईरान की है, क्योंकि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने किसी देश के सरकारी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये वाला संगठन है जिसको अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। अब ऐसा तो है नहीं कि ईरान इस चीज़ को सुनकर शांति से बैठेगा, ईरान ने भी पलट कर जवाब दिया है। ईरान ने क्या कहा है, ईरान के सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका को क्या बोला है, स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, ये वर्ड उनके लिए यूज़ किया है। अमेरिका को उन्होंने स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का वर्ड का नाम दिया है। और साथ ही साथ में ईरान के आसपास के क्षेत्रों में जो अमेरिका की सेना वहाँ पर लगी है उसको टेररिस्टिकल ग्रुप के नाम से घोषित कर दिया है। तो ये दोनों के बीच में फाइट चल रही है, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है। हालांकि यहाँ पर आपको कैसा लगता है कि ऐसा अमेरिका को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखकर भेजना। साथ ही साथ मैं बता दूं कि भारत के ईरान के साथ में बहुत ही अच्छे संबंध हैं। ईरान से हम लोग तेल परचेज करते हैं और ये जो ईरान है ये भारत को सस्ते दामों पर तेल अवेलेबल कराता है, अच्छे खासे डिस्काउंट भी देता है। साथ ही साथ में ये जो पेमेंट सिस्टम है इंडियन रुपी में भी ये पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है। अब चूंकि बात यहाँ पर अमेरिका की हो रही है तो अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं वो है माइक पोम्पियो। ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान और मुद्रा का नाम देखा जाए तो ईरानी रियाल जो है वहाँ की मुद्रा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर के किस स्थान पर हुई द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई की याद में 7 अप्रैल को प्लेटिनम जुबली समारोह मनाया गया। तो मणिपुर में एक जगह है जिसका नाम है कंगला टोंगबी। तो कंगला टोंगबी जो नाम की एक जगह है, वहाँ पर युद्ध हुआ था भारत और जापान के बीच में। समय था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। वहाँ पर क्या था कि जो मणिपुर के आसपास की जगह है, जैसे कि आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं। इसके बाद में देखो यहाँ पर ये समझेंगे मणिपुर के जो आसपास की जगह है उस जगह को अपने कब्जे में लेने के लिए जापान की सेना ने चारों तरफ से आक्रमण कर दिया था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे खतरनाक युद्धों में से माना जाता है। इस वजह से भारत और जापान के शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि को मनाने के लिए यहाँ पर मणिपुर में ये जो है सेलिब्रेट किया गया। जगह का नाम है कंगला टोंगबी। कंगला टोंगबी नाम की जगह पर ये जो है प्लेटिनम जुबली समारोह मनाया गया। आगे चलते हैं, भारत के किस राज्य में हाल ही में
हैम्ब्रोस्टेम प्रजाति की मकड़ी खोजी गई है। तो भारत के केरला में हैम्ब्रोस्टेम प्रजाति की मकड़ी खोजी गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर उस मकड़ी का आप फोटो भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दूं, केरल में एक जगह है जिसका नाम है एर्नाकुलम, वहाँ पर इस मकड़ी को देखा गया है। और साधारणतया ये मकड़ी एशिया में नहीं पाई जाती है, ये अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है, जो कि बहुत ही रेयर केस है जो कि इसको केरला में देखा गया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्पेस एजेंसी ने आंतरिक मिशन हायाबूसा 2 ने एस्टेरॉयड पर सफलतापूर्वक विस्फोट गिराया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जाक्सा। जाक्सा जो है जापान की स्पेस एजेंसी है जिसने हायाबूसा 2 नाम के एक मिशन से एस्टेरॉयड पर विस्फोट कराया है। इसका मतलब समझो क्यों कराया। देखो क्या है कि अभी तक कोई भी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई इस चीज़ का कोई 100% प्रूफ नहीं मिल पाया है। जिस चीज़ को खोजने के लिए क्या किया गया, पृथ्वी के बगल में एक एस्टेरॉयड था, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। पृथ्वी के बगल में एक एस्टेरॉयड था जिस पर क्या किया कि जापान की कंपनी जैक्सा ने एक विस्फोट धमाका किया, जिससे क्या हुआ कि उस क्षुद्र ग्रह पर एस्टेरॉयड पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिससे कि वहाँ का मटेरियल लेकर उसकी अध्ययन करी जाएगी, जिससे हो सकता है ये चीज़ पता चल पाए कि पृथ्वी पर पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कितने समय पहले हुई थी। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को रिवीजन कर लेना, और ये जो करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको ऑफर पर मिल रहा है इसको जल्दी से परचेस कर लेना। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का रिवीजन का सबसे पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि हाल ही में किन दो देशों के बीच में सैन्य अभ्यास अफ्रीकन लॉयन 2019 की शुरुआत करी गई है? हाल ही में किस देश में नरसंहार में मारे गए 8 लाख से ज़्यादा लोगों की याद में 100 दिन का शोक आरंभ किया गया है? विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? हाल ही में CII के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में एक बार लिखकर जरूर भेजना, मोटिवेशन मिलता है ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए।